और फिलहाल इस युद्ध का दुनिया के बाकी देशों पर और पूरी दुनिया पर किस तरह का असर है और इस युद्ध को लेकर आगे किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, जेलेंस्की और पुतिन इन दोनों के बीच में जिस तरह के युद्ध के हालात रहे, दोनों देशों के बीच में अब उस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच में जहां पर इजराइल और हमास जो संगठन है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लगातार हमले भी कर रहे हैं। लेकिन इस युद्ध का एक और जो नज़रिया देखने को मिल रहा है वो ये कि अब जो दुनिया के बाकी देश हैं वो भी धीरे धीरे दो धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो इस युद्ध के इस नजरिए से असर को आप कैसे देखते हैं? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप? हमें बताइए। जी, डॉक्टर साहब बोलिए, सुन पा रहे हैं? हमारा मेरा सवाल यह था कि दुनिया जी कि इजराइल और फिलिस्तीन का लंबे समय से शांति की प्रक्रिया भी चल रही थी और जो अरब कंट्रीज थे वो भी इजराइल से संबंध सुधारने में लगे हुए थे। लेकिन अचानक जिस तरह का सिचुएशन एस्केलेट हुआ है उसमें इजराइल हमास पे आरोप लगा रहा है और हमास पे भी नहीं, लेबनान पे लगा रहा है कि लेबनान ने हथियार सप्लाई किए, लेबनान से लोग वहां गए और उन्होंने इजराइल पे अटैक करवाया है। तो ये केवल फिलिस्तीन और इजराइल का नहीं, इसमें लेबनान भी इन्वॉल्व हो गया है। तो ऐसी स्थिति में लगभग 1500 के करीब लोग मर गए हैं दोनों साइड में। तो ये केवल युद्ध की स्थिति नहीं है, ये मानवीय संकट भी होने जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने वहाँ काउंटर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फूड सप्लाई चेन को कंट्रोल कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में ये केवल युद्ध नहीं रहेगा दो सेनाओं के बीच या आतंकवादियों और सेना के बीच में, ये मानवीय संकट की तरफ जा रहा है। और इसमें जो ही इजराइल पे अटैक हुआ, अमेरिका और दूसरे उनके मित्र राष्ट्र हैं उन्होंने इमीडिएटली सपोर्ट किया इजराइल का। तो दूसरी तरफ रशिया ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। तो अब जिस तरह की स्थिति बन रही है इस समय कुछ समझौते की गुंजाइश मुझे नहीं लग रही है कि कहीं समझौते की स्थिति बनेगी, क्योंकि अब दुनिया फिर से विभाजित हो गई है। यूक्रेन के क्राइसिस से निकल नहीं पा रहे थे, एक नया संकट और आ गया है। इसके विक्टिम जो महाशक्तियां हैं वो नहीं होंगी, जो छोटे देश हैं, गरीब देश हैं वो होंगे, क्योंकि वहाँ फूड क्राइसिस बढ़ेगा, वहाँ एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगा, तेल की कीमतें ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी असहाय नजर आता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ भी कोई भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। और जो जिसको हम मेना रीजन कहते हैं, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका वाला था, उसमें भी फिर से एक तरह की संकट की स्थिति आ रही है। जो इजराइल से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे थे सऊदी अरब और दूसरे देश, वो फिर से इजराइल से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मिडिल ईस्ट का संकट है वो कहीं यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि यूक्रेन का संकट था वो रशिया और जो यूरोप के बीच का था, उसमें जो गरीब और विकासशील देश थे उन पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था, उस पर इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा था एनर्जी का, फूड का। लेकिन इस युद्ध में तो जो विकासशील देश हैं वो भी कुछ इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर और ज्यादा बढ़ा तो इसको किस तरह से समेटा जा सकता है? फैलाना आसान है, समेटना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है सुझाव? क्योंकि न इजराइल फिलिस्तीन को खत्म कर सकता, न फिलिस्तीन इजराइल को कर सकता। तो अगर विश्व समुदाय शांति से रहना चाहता है तो एक ही काम हो सकता है, वो यह है कि दो राज्य बना दिए जाएं, दोनों को संयुक्त राष्ट्र संघ मान्यता दे दे और दो सदस्य राष्ट्र हो जाएं, फिलिस्तीन और इजराइल। ये एक समाधान हो सकता है, इसके अलावा इसका कोई समाधान नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लेकिन धीरे धीरे मुझे नहीं लगता कि कई देश ऐसे भी इस बीच में आ रहे हैं जो
इसके किसी तरह के फायदे, जैसे चाहे सामरिक फायदों की बात करें या फिर व्यापारिक फायदों की बात करें, जैसे पेट्रोल एक मुद्दा है, फूड सप्लाई चेन को रोकने की और तोड़ने की कोशिश की गई है, सीरिया इसमें एंटर हो चुका है, अमेरिका ने अपनी तरफ से हथियार इसराइल को भेजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरे आप यूएई की बात करें या फिर हम तालिबान की बात करें, तालिबान उसने जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में किए वो शांति की अपील कर रहा है। तो जो दूसरे देशों का इन्वॉल्वमेंट जिस तरीके से, जिस शक्ल में सामने आ रहा है, आपको नहीं लगता कि एक तरह से आग में घी डालने की कोशिश की जा रही है अपने देश के निजी हितों की वजह से? देखिए, मैं सुधांशु जी ये कहना चाहूंगा कि ये एक स्थानीय संघर्ष था जो युद्ध में परिवर्तित हो गया, और उसको जो अरब कंट्रीज हैं, जैसा मैंने कहा, मेना रीजन, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में इसका विस्तार हो रहा है। इसके अलावा जो महाशक्तियां हैं वो अपने भौगोलिक और राजनीतिक हित और सामरिक हित हैं उनको साधने में लगे हुए हैं। वो शांति की तरफ नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो महाशक्तियां हैं उनके जो हित हैं, सामरिक हित हैं, उन पे वो साधने में लगे हुए हैं। तो इस संकट में, जैसा आपने सही कहा, आग में घी डालने का काम हो रहा है, कोई भी इसको रोकने का काम इस समय नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर सकता है? अगर यही हालात रहा तो विश्व समुदाय में जो दरारें पड़ गई हैं और जो फ्रैक्चर्स आ गए हैं, उन पे सीमेंट लगाने का काम कौन करेगा? कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए? क्योंकि एक नए तरीके का ध्रुवीकरण हो रहा है। वो ध्रुवीकरण जो शीत युद्ध कालीन था, जो विचारधाराओं के आधार पर था, उससे भी बदतर होता लग रहा है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से हथियारों का यूज हो रहा है। अमेरिका हथियार दे रहा है, ब्रिटेन ने समर्थन कर दिया, कनाडा ने समर्थन कर दिया इजराइल का, और दूसरी तरफ इधर जो हमास है ग्रुप, उसका भी समर्थन कर रहे हैं, रसिया ने कर दिया, आपने बताया सीरिया वगैरह, और दूसरे सऊदी अरब भी समर्थन में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? क्योंकि ये मुझे लगता है कि शीत युद्ध से भी खराब स्थिति की तरफ जा रहा है। तो विश्व समुदाय को कुछ न कुछ इसके लिए करना चाहिए कि इमीडिएटली सीज फायर हो और शांति के लिए प्रयास शुरू किए जाएं। जी जी, एक छोटा सा सवाल और, कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनते हैं, ब्रिक्स की बात करें या फिर दूसरे G20 संगठनों की बात करें, ये ना सिर्फ एक दूसरे देशों के बीच में उनमें हालात अच्छे हों, वहाँ पर तरक्की हो और अलग अलग जो विषय होते हैं उनको लेकर उनके बीच में बैठकें होती हैं, लेकिन अब क्या आपको महसूस होता है कि एक और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच की ज़रूरत है जहाँ पर शांति को लेकर, सिर्फ और सिर्फ शांति व्यवस्था को लेकर, जिसमें दायरा बढ़े उसका, सारे देश उसमें शामिल हों और बाकी सारे देश उसको सपोर्ट करें कि कैसे शांति बनाए रखी जाए? पहले भी बने हुए हैं संगठन, लेकिन वो जिस तरह से यहाँ पर मजबूर साबित हो रखे हैं, मुझे लगता है कि एक कदम और आगे बढ़ने की ज़रूरत है ऐसे संगठनों को। ज्यादातर संगठन है, एक तो शीत युद्ध कालीन संगठन है, जैसे G7 है, नेटो है, तो उनके साथ तो शीत युद्ध का एक टैग लगा हुआ है। लेकिन जो शीत युद्ध के बाद के संगठन हैं, जैसे ब्रिक्स है, SCO है, G20 है, तो ये संगठन है, ये इस सदी के संगठन हैं। तो दिखने में ये संगठन लगते हैं कि विकास को गति देने के लिए, विश्व में आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए, उसके लिए हैं। लेकिन जो मेजर पावर हैं वो अपने जो भू राजनीतिक हैं और सामरिक हित का साधन बनाना चाहते हैं इन संगठन को। इसके तो ये संगठन है, ये सब वॉलेंट्री संगठन है। इनमें जो डिसीजन होते हैं वो किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, कोई मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, विकल्प में जाने की जरूरत नहीं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें सुधार करके उसको पुनः मजबूत किया जाए, उसको एनरिच किया जाए, उसको एम्पावर किया जाए, तो उससे समाधान की तरफ जा सकते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने बार बार इन संगठनों में आते हैं जो विकासात्मक संगठन है, बहुपक्षीय, उसमें यही कहते हैं कि एक मल्टीलेटरलिज्म की व्यवस्था लाओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुधार करो, संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत कराओ। तो उनसे जब सवाल पूछते हैं पत्रकार कि आप क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा ये एक फैंटासी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कोई बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है आज की स्थिति में। उन्होंने ये वर्ड यूज किया, ए फैंटासी दैट यूएन कैन डू मोर देन दिस।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा है, नया संगठन बनाने से अच्छा है संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत किया जाए और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के डिसीजन हैं, जो यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स हैं, पर्पज हैं, उनको सब देश फॉलो करें। लेकिन वो स्थिति कैसे बनेगी, आज जिस तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है, तो वो और भी मुझे लगता है हम खतरनाक स्थिति पे जा रहे हैं, सही रास्ते आने के बजाय। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी से हमारी बात हो रही थी।